नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट और पेपर फर्स्ट का टॉपिक है थाट। आज हम आपको थाट के बारे में बता रहे हैं। थाट अर्थात स्वरों का वह समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो, मेल कहलाता है। भारत में वर्गीकरण की प्रथा प्राचीन काल से प्रचलित रही है। आचार्य बृहस्पति का मत है कि वर्गीकरण से किसी विषय के अध्ययन में सरलता एवं सुगमता आ जाती है। राग का प्राचीनतम रूप जाति मिलता है। इसके पश्चात राग, रागिनी, मेल, रागांग, शुद्ध, छायालंग, संकीर्ण आदि वर्गों के अंतर्गत रागों को बांटने का प्रयत्न किया गया है। इसके अतिरिक्त कभी कभी रागों का विस्तार क्षेत्र, समय, राग में प्रयुक्त शुद्ध व विकृत स्वर आदि दृष्टियों से भी रागों को कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे पूर्व, उत्तर राग, संधि प्रकाश राग, परमेल प्रवेशक राग, रेध कोमल, रेध शुद्ध गहनी कोमल वाले राग, औड़व, षाड़व संपूर्ण राग इत्यादि। आजकल भातखंडे द्वारा प्रचलित संचालित थाट राग वर्गीकरण ही अधिकतम प्रचार में है। थाट या मेल पद्धति को जन्म देने का श्रेय राग तरंगिणी के लेखक पंडित लोचन को है। उन्होंने संगीत के इतिहास में राग रागिनी पद्धति के स्थान पर मेल पद्धति की रचना की और 12 मेलों अथवा थाटों के अंतर्गत 75 रागों को विभाजित किया। इनके बाद रामामात्य तथा अन्य विद्वानों ने भी वेंकटमखी के मेल पद्धति को अपनाते हुए गणित के आधार पर 72 मेलों की रचना को सिद्ध किया। पंडित भातखंडे ने मेल पद्धति से प्रभावित होकर अपनी पुस्तक लक्ष्य संगीत में मेल पद्धति को थाट पद्धति की संज्ञा दी। थाट की कुछ विशेषताएं उसके बारे में बता रहे हैं। आधुनिक परिभाषा के अनुसार स्वरों का वह समूह जिसमें सप्तक के प्रत्येक स्वर का शुद्ध या विकृत कोई एक रूप अवश्य हो और जिससे राग उत्पन्न हो सके, थाट कहलाता है। थाट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, थाट सदैव संपूर्ण जाति का अर्थात 7 स्वर वाला होना चाहिए। थाट में कोई स्वर छोड़ा नहीं जाता। स्वरों का शुद्ध या विकृत एक ही रूप आ सकते हैं। दूसरा, थाट में राग उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। यद्यपि थाट से राग की उत्पत्ति होती नहीं, फिर भी मानी गई है। थाट में 7 स्वर क्रमानुसार होने चाहिए। सामान्य क्रम सा रे गा मा पा धा नी से ही थाट पहचाना जाता है, यानी क्रम से ही इनके स्वरों को क्रम से ही लिया जाता है। इन स्वरों के रूप बदलकर नए थाटों की रचना की जाती है। थाट गाया नहीं जाता, यह स्वर समूह है, स्वर रचना नहीं। इसमें वर्ण व आरोह अवरोह ही होता है। थाट में रंजकता की आवश्यकता नहीं होती, अतः इसमें वादी संवादी पकड़ इत्यादि नहीं होते। छठा, थाट के लिए केवल आरोह अवरोह ही पर्याप्त होता है। केवल आरोह अवरोह देखने से ही थाट का ज्ञान हो जाता है। उदाहरणार्थ, अगर किसी थाट के आरोह में
रे ग ध नी कोमल है, तो निश्चित है कि अवरों में भी यही स्वर होंगे। 7वां, थाटों को पहचानने के लिए उनमें से उत्पन्न हुए किसी प्रमुख राग का नाम दे दिया जाता है। जैसे भैरव एक प्रसिद्ध राग है, इसलिए भैरव थाट के स्वरों के अनुसार जो राग बना उसका नाम भैरव राग रख दिया गया। इस तरह थाटों के अनुसार जो पहला ठाट के अनुरूप जो राग का पहला नाम रखा जाता है, उसी के अनुसार ठाट का नाम उस राग को दे दिया जाता है। उसको ठाट का आश्रित राग कहते हैं। आपको हमने थाट के बारे में बताया, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। थाट के बारे में आप इसका अध्ययन करें और इसको समझें, और यदि कोई शंका या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।